आपके बड़े भाई और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, असम चुनाव के लिए रणनीतिकार भूपेश बघेल जुड़ गए हैं। भूपेश जी, आपके छोटे भाई गोविंद सिंह राजपूत हमारे साथ हैं। पाला बदल लिया उन्होंने, लेकिन आपको बड़ा भाई अभी भी मानते हैं क्योंकि पार्टियों से मित्रता खत्म नहीं होती। बहुत बहुत स्वागत है भूपेश बघेल जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? चुनाव से थोड़ा मुक्त हुए हैं, नतीजे आने वाले हैं, कोरोना का प्रभाव है, कोरोना से लड़ाई लड़े। एक मोर्चे पर आपने लड़ाई लड़ी, वो चुनाव का मोर्चा था। अब आप लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना की, भयंकर बड़ी लड़ाई है ये जी। ये वैश्विक महामारी है और हमारे देश में भी है और प्रदेश में भी है और हम सबको मिल के लड़ना है। और इस बात जो लगातार हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आंकड़े बढ़ रहे थे, अब उसमें स्थिरता आई है और वो 15,000 के आसपास स्थिर हुआ है और धीरे धीरे इसमें गिरावट आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। भूपेश बघेल सबसे फिट, सबसे स्मार्ट, सबसे कहना चाहिए एक्टिव मुख्यमंत्रियों में गिने जाते हैं और कांग्रेस के तो कुछ मुख्यमंत्री जो बचे हैं उसमें आप ही मोर्चा संभाले हुए हैं। चाहे असम की बात करूं तो असम के हालात कैसे लग रहे हैं, चुनाव के बाद के हालात, कोविड के हालात और छत्तीसगढ़ के हालात? देखिए, आसाम में अब रिजल्ट तो आ जाना चंद घंटे की बात है और रिजल्ट आना है, लेकिन हम लोगों ने जो मेहनत की है, लोगों से जो बातचीत की है और जो हमारा अनुभव है, उससे तो लगता है कि वहाँ हमारी सरकार बनने वाली है। जब मैं आपसे मिला था पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ में और डॉक्टर रमन सिंह से चर्चा करा था और आप आए थे, तो मैंने कहा था कि भूपेश बघेल जी कुछ कहिए, तो आपने कहा था कि ये जाने वाले हैं और हम आने वाले हैं। तो आपकी भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। मैंने कहा ये तो कहते हैं 70 पार, तो आपने कहा ये हमारे लिए नारा लगा रहे हैं, वो भी आपके लिए पूरा हो गया था। तो अब तो भविष्यवाणी कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, अमित शाह जी ने यहाँ 65 प्लस की बात कही थी और 65 प्लस हमारा हुआ था। वहां भी 100 प्लस की बात उन्होंने कही थी, वो 100 प्लस हमारा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आपकी जो भविष्यवाणियां वो सही बैठती कांग्रेस के लिए लग रहा है, लेकिन क्या उम्मीद की किरण जो है वो साउथ से नहीं दिख रही? केरल खराब लग रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से, आपका तमिलनाडु खराब लग रहा है, जहां बंगाल की बात करें वहां पे आपके पास कुछ है नहीं, असम में आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की इतनी दुर्दशा कैसे हो गई है? भूपेश बघेल जैसे नेता बचे कम है, आप कितना कितना संभालेंगे? आप छत्तीसगढ़ देखेंगे कि वहां भी देखेंगे? देखिए साहब, जो अभी देश के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये पांचों राज्यों में कहीं आने वाले नहीं है। न आसाम में आने वाले हैं, न बंगाल में आने वाले हैं, न तमिलनाडु में आने वाले हैं, न केरल में आने वाले हैं। उसकी दुर्गति के बारे में सोचिए। जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, उसकी स्थिति क्या है? कांग्रेस केरल में भी आ रही है, वापस आएगी। आसाम हम भारतीय जनता पार्टी से छीनेंगे और तमिलनाडु में हमारे गठबंधन की सरकार बनने वाली है। और पुडुचेरी में क्या होगा? बंगाल में क्या होगा? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नहीं आने वाली। खेला होबे किसके पक्ष में होगा देख लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो नहीं है। लेकिन अधीर दा तो है, बड़े अधीर लग रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी। वहां तो फुरफुरा शरीफ भी है, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। तो आपकी फुरफुरी छूट रही है या फिर बीजेपी की छूटेगी? देखिए, कल ज्यादा देर नहीं है, कुछ घंटे की बात है और वहां जो स्थिति है वो दिख जाएगा। बीजेपी तो कह रही 2 मई दीदी गई। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी गई कि दीदी गई, वो देखने की बात है। अब चंद घंटे की बात है, इंतजार कर लेना चाहिए। दीदी तो एक पैर से फुटबॉल खेलती रही व्हील चेयर में बैठ के, फुटबॉल बनना देंगे बीजेपी को? देखिए, क्या है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, दीदी की बात दीदी जाने। लेकिन मैं ये जानता हूं कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अधीर बाबू से आपकी बात हुई होगी, आपकी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा में भी काफी दहाड़ते रहते हैं, समय समय पर प्रधानमंत्री की चुटकी लेते रहते हैं और अकेले ही मोर्चा संभाले रहते हैं। एक तो राहुल गांधी बोलते हैं, अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं, 2 ही दिखते हैं, बाकी तो सब साइलेंट मोड में रहते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो अधीर बाबू का वहां पर अधीर होना कुछ कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा? निश्चित रूप से हमारे कद्दावर नेता हैं और लोकसभा में हमारे कांग्रेस दल के नेता हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बंगाल के अध्यक्ष भी हैं। मैं समझता हूं कि बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अच्छा भूपेश जी, मैं बात करूं कोविड की बात करूं तो रमन सिंह बार बार ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि फुर्सत ही नहीं भूपेश बघेल को। असम में चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ जनता मर रही है। दुर्ग की बात करें, रायपुर की बात करें और भी इलाकों की बात करें, तो जो सबसे सेफेस्ट प्लेस था कंट्री में वो था छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने वो रोड सेफ्टी का आईपीएल करा दिया, 2020 टाइप का कुछ करा दिया, उससे कोरोना महामारी कहते फैल गई। इसके बाद हालात ऐसे बेकाबू हुए कि लाशों के ढेर लग गए, कुछ जगह तस्वीरें बहुत खराब थी। मैं आपको दोष नहीं दूंगा, मैं सरकार को दोष नहीं दूंगा, व्यवस्था को दोष नहीं दूंगा, लेकिन हम सब तो दोषी हैं ना भूपेश जी। देखिए, ये कोरोना फैला सेकंड स्ट्रेन जो आया है, इसमें देश इसके लिए तैयार नहीं था। इसकी तैयारी करनी थी। और ये जो सेकंड स्ट्रेन आया है तो क्रिकेट मैच करने से नहीं हुआ है, जबकि ये विदर्भ से ये सेकंड स्ट्रेन आया है, जिसके बारे में माननीय उद्धव ठाकरे जी ने भी बात कही है। उस दिन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो विदर्भ से लगा हुआ जो जिले हैं वहाँ कोरोना संक्रमण हुआ। उस दिन जब राज्यपाल महोदया ने सर्वदलीय बैठक की थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये विदर्भ से ही हमारे छत्तीसगढ़ में आया है। और क्रिकेट मैच की जहां तक की बात है तो फिर गावस्कर से फोटो क्यों खिंचवाया रमन सिंह जी? भारतीय जनता पार्टी के लोग मैच देखने क्यों गए थे? और जो मैच देखने गए थे वो कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग संक्रमित हुए, बता दें मुझे। ये केवल ऐसा आरोप लगा। जी जी, आपकी थोड़ा वॉइस चली गई है भूपेश जी, बुलंद आवाज जो है वो हम सुन नहीं पा रहे, शायद टेक्निकल फॉल्ट है कुछ उसमें। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि भूपेश जी की आवाज जरा एक बार चेक करें। भूपेश जी, मैं कह रहा था कि चलिए इसको राजनीति से अलग रखते हैं, लेकिन कहीं कोई कमी रह गई, रेमडेसिविर की प्रॉब्लम आ रही है, गैस की सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है, टेस्टिंग की समय प्रॉब्लम आ रही है, वैक्सीन के शॉट जो वो डोज बराबर नहीं मिल रहे हैं। आपके मंत्री जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि हम नहीं लगवाएंगे, ये कोविशील्ड नहीं लगेगी। तो इस पे जो क्या खेल है, ये इसको कैसे ठीक करेंगे अपन? अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल बुलंद आवाज है आपकी। इसको कैसे ठीक करें भूपेश जी? जहां तक के बात है, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही है पूरा देश। छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन बेड की भी कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में आईसीयू बेड की भी कोई कमी नहीं है। किसी को अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसमें जा रहे हैं, बराबर उनको ऑक्सीजन मिल रहा है। कोई भी, मैंने कल ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो ओनर हैं उनसे बात की, तो पूरे प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी हमारे यहाँ नहीं है। रेमडेसिविर बराबर सबको मिल रहा है। हमने ये व्यवस्था की कि हम हॉस्पिटल को देंगे, जिनको जरूरत है उनको लगाएंगे। उसकी सूची हेल्थ डिपार्टमेंट को देंगे कि भाई आपके यहाँ कितने मरीज हैं जिसको रेमडेसिविर की जरूरत है, उसके हिसाब से उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इस व्यवस्था के चलते अब रेमडेसिविर के अनुपलब्धता की जो शिकायत थी, अब हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो जो दूसरे राज्य ऑक्सीजन या रेमडेसिविर से जूझ रहे हैं, कमी से जूझ रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में वो नहीं है। आंकड़े जरूर हमारे यहाँ 15,000 के आसपास है, पिछले एक सप्ताह से स्थिर है, लेकिन उसे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इस बात का हमें संतोष है, लेकिन कमी लाने के लिए भरसक हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि 15,000 के जो आंकड़े जो प्रतिदिन आ रहे हैं उसमें गिरावट आए। इस दिशा में पूरा शासन, प्रशासन और साथ ही सामाजिक संगठन सब भी इसमें लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, विरोधी कह रहे हैं कि जो आपके हेल्थ मिनिस्टर ना, ये फेल हैं, बयान दे रहे हैं, खाली कर कुछ नहीं पा रहे हैं। सारा काम जो है वो भूपेश बघेल जी तो चले गए असम, और यहाँ जो खुद वो कोविड पॉजिटिव होकर घर में बैठ गए और व्यवस्थाएं सारी चौपट कर दी। तो ये आरोप कितने आपको लगते हैं तथ्य वाले हैं या राजनीति? केवल राजनीतिक बयानबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। इनके पास कुछ है भी नहीं, कहने के इसके पास क्या है? तुलना कर लीजिए, किसी राज्य से तुलना कर लीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ में कोई तुलनात्मक रूप से व्यवस्था में कोई कमी, हालांकि हमारे पिछड़ा हुआ राज्य है, नवोदित राज्य है, चाहे मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, जिससे तुलना करना चाहे, गुजरात से तुलना करना चाहे, कि व्यवस्था में हमारी कोई कमी है। लेकिन बीजेपी तो कहती है 15 साल में स्वर्ग बना के दिया आपने भूपेश बघेल जी को, 15 साल में स्वर्ग बना दिया। मैं आंकड़े सहित बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितने थे और अब व्यवस्था कितनी है। हमारे शासनकाल में और जितने हुए उससे 2 गुना से ज्यादा हमने व्यवस्थाएं की। आप इनके शासनकाल में एक भी एचडीयू बेड नहीं थे, आज हमने 500 एचडीयू बेड बना दिए। इनके शासनकाल में केवल 35 वेंटिलेटर थे, हमारे यहाँ अभी 500 वेंटिलेटर है। इनके 12,000 ऑक्सीजन बेड थे, 1200 वैक्सीनेशन ऑक्सीजन बेड थे।
उसे बढ़ा के 3000 से भी अधिक हमने कर दिया है। तो हमने ऑक्सीजन बेड भी बढ़ाया है, आईसीयू बेड भी बढ़ाया है, वेंटिलेटर भी बढ़ाया है, जो विशेषज्ञ थे उसकी भर्ती भी हमने की, डॉक्टर है उसकी भी भर्ती की, और नर्सों की भी भर्ती की। तो इन भर्तियों में भी 1.5 गुना से ज्यादा हमने भर्तियां की। तो हेल्थ के सेक्टर में पिछले 2 साल में लगभग 1000 करोड़ की राशि हमने खर्च की है। भूपेश जी एक बात और बताइए कि आपके यहाँ से भी तो बहुत सी सप्लाई, मतलब कई राज्यों को ऑक्सीजन जा रही है। आपके यहाँ पे बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़े बड़े सरकारी उपक्रम हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको पर्याप्त मदद इस कोविड की लड़ाई में, चाहे वो कोवैक्सीन की बात हो, चाहे कोविशील्ड की बात हो, चाहे संसाधनों की बात हो, चाहे आर्थिक, आप बार बार कहते हैं कि सौतेला व्यवहार होता है। आपने आईना भी दिखाया था प्रधानमंत्री को, लेकिन लगता है कि वो आपका आईना जो है उसमें वो अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। तो वो आपको पूरी मदद मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, या आपको अपने संसाधन से जुटाना पड़ रहा है सब कुछ? देखिए, ऑक्सीजन की जब कमी शुरू हुई तो हमने अब तक के 12 कंपनियों को, जो पहले वो औद्योगिक ऑक्सीजन उत्पादन कर रहे थे, अब उसको मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन करने के अनुमति हमने प्रदान की। इस तरह से ऑक्सीजन की पूर्ति बराबर बनी हुई है, प्रदेश में भी और दूसरे राज्यों की भी हम पूर्ति करने की स्थिति में। जितना भारत सरकार हमको कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, दूसरे नंबर में महाराष्ट्र हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, गुजरात को देने के लिए कहा हमको, तमिलनाडु को देने के लिए कहा, कर्नाटक को देने के लिए कहा, सब राज्यों को हम ऑक्सीजन भेज रहे हैं। तो उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं डाले। हरियाणा जैसे राज्य में जहां ऑक्सीजन पूर्ति करने से रोका जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई, जितना अलॉटमेंट हुआ सारे अलॉटमेंट, जितना अलॉटमेंट दिया गया है सबको भेज रहे हैं, और यहाँ उत्पादन हमने बढ़ाया है, ये हमने किया है। लेकिन भारत सरकार से अभी जैसे 1.5 लाख ही हमको आज वैक्सीन दिया है, तो 1.5 लाख वैक्सीन कितना लगाएंगे, कितने दिन तक चलेगा? तो जो 18+ वाले हैं उसको वैक्सीनेशन कैसे होगा? कंपनियों का ऑर्डर दिए हैं 25-25 लाख, वो पूर्ति नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार केवल 1.5 लाख भेजी है। अब 1,35,00,000 हमारे 18 साल से ऊपर के लोग हैं, 44 साल के बीच में। अब उसको लगाना है, मतलब 2,70,00,000 हमको वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। अब उसमें केवल 1.5 लाख अभी मिला है। दूसरा खेप और तीसरा खेप कब आएगा, कितने अंतराल में आएगा, कोई जानकारी नहीं है। तो भूपेश जी भारत सरकार हमको सहयोग नहीं कर रही, फिर गलत क्या है? भूपेश जी, आपकी पार्टी की महासचिव हैं, आपकी नेता हैं प्रियंका गांधी, आपके पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में वरिष्ठ नेता, जो भी कहो कि भविष्य के अध्यक्ष फिर से हैं, राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि केवल जो ताली थाली बजाने से और खाली ये हवाबाजी करने से काम नहीं चलेगा। वो कहते हैं कि इतना बड़ा फंड आपने जुटा लिया पीएम केयर फंड का, वो पैसा कहां खर्च हुआ? अब आप साल भर की तैयारी कहां गई आपकी? और आप जो उदारता दिखा रहे हो, आप कह रहे हो कि हम हर राज्य को सप्लाई कर रहे हैं, आपको वैक्सीन की चिंता हो रही है। तो मैं कहूंगा कि राजनीति में क्यों फंसे, जनता क्यों मरे इस राजनीति में? जनता का क्या दोष है कि आप लोगों को सत्ता में ले आए, आपको बीजेपी को पावर में ले आए, तो जनता कहां जाए? एक तो आपको हम पावर में लाते हैं, चाहे आपको लाएं चाहे बीजेपी को लाएं, जो विकल्प है टीना फैक्टर कहते हैं, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, या तो कांग्रेस लाएंगे, बीजेपी लाएंगे, और छोटे राज्यों में और भी जो दूसरी पार्टियां वो आ जाती है। तो मैं एक सामान्य नागरिक के तौर पर, साधारण नागरिक के तौर पर, आम आदमी नहीं कहूंगा क्योंकि वो पार्टी है, साधारण नागरिक के तौर पर मैं जानता हूं कि मेरी गलती क्या है, एक समाज के नीचे तबके के व्यक्ति की गलती क्या है कि ऑक्सीजन में भी राजनीति होगी, आपको 1.5 लाख वैक्सीन मिलेंगी, करोड़ों लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, आप पैसा मांगोगे जीएसटी का, आपका हिस्सा नहीं मिलेगा। आप उदारता दिखाओ, वो उदारता ना दिखाए, राजनीति चलती रहे, जनता मरती रहे, तो ये खेल कब बंद होगा भूपेश जी? जनता से केवल यही कहना चाहूंगा कि जनता अपने मुद्दों पे जिस दिन वोट देना शुरू कर देगी ना, इन लोगों की सबकी जो राजनीति है वो समाप्त हो जाएगी। हम अपने मुद्दे पे, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, नौजवान हो, अपने मुद्दे पे। ये बात सही है कि ताली बजाने से, थाली बजाने से कोरोना नहीं भागेगा, हम सब जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का आह्वान पे हमने बजाया। उस दिन हम कहते कि भाई आप व्यवस्था दीजिए, ताली थाली बजाने से कोरोना नहीं भागेगा, उस दिन वो व्यवस्था में लगते, ना कि ताली थाली बजाते। भूपेश जी देखिए, आपने आईना भेजा और लोग कहते हैं कि राजनीतिक ऐसे होते हैं जो गंजों को कंघी बेच देते हैं और अंधों को आईना बेच देते हैं। तो जनता अंधी नहीं ना साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि जनता मुद्दों पर वोट करे, करे क्या?
बंगाल में खेला होवे, असम में खेला होवे, सब जगह तो खेला हुआ। जनता तो त्रस्त है, जनता अपने जो लोग स्ट्रेचर पर लेके जाते हैं अपनी आंखों के सामने अपने परिजनों को दम तोड़ते देखते हैं, वो क्या करें? गोद में लेके माँ बाप को बैठे हुए, बच्चों को बैठे हुए हैं। प्रजातंत्र में जनता ही मालिक है और जनता से, मैं तो वही कह रहा हूं कि अपने मुद्दों पे मतदान जिस दिन करेंगे वो सब राजनीतिक दल सीधे हो जाएंगे। भूपेश जी, जनता को मालिक तो कहते हैं, लेकिन बाद में वो भेड़तंत्र में बदल जाता है। जनता जो है वो भेड़िया दसान हो जाती है और कोई पूछने वाला नहीं है। जनता मर रही है। यहाँ चुनाव भी हो रहे हैं, रैलियां भी हो रही हैं, यहाँ पर आपकी हॉर्स ट्रेडिंग भी हो रही है। गोविंद जी बैठे हैं बगल में, सरकार पलट गई मध्य प्रदेश में, आपके छोटे भाई हैं। गोविंद जी, ऐसे लड़ते रहेंगे, जनता निपटती रहेगी? आप दोनों मेरे से बात कर रहे हैं कि गोविंद जी से बात कर रहे हैं? नहीं, गोविंद जी से पूछ रहा हूं कि इन्होंने सरकार गिराई कोरोना काल में, इन्होंने चुनाव लड़वाए कोरोना काल में, और इन्होंने असम में जो, मुझे इजाजत दें। बस एक सेकंड दीजिए, बस आप एक सेकंड सुन लीजिए, मैं ब्रेक लूंगा, आपके पास फिर वापस आ जाता हूं। एक सेकंड सुन लीजिए इनको। गोविंद जी पर आरोप यह है जनता का कि आपकी पार्टी चुनाव लड़ने की मशीनरी है। आपने बंगाल में इतने बड़े बड़े रैलियां करवा दी, आपने असम में रैलियां करवा दी, भूपेश जी परेशान रहे। बताइए गोविंद जी। मैंने पहले कहा, दिलीप जी मैंने पहले कहा था, प्रजातंत्र में चुनाव बहुत आवश्यक है। कोरोना महाबीमारी के चलते हुए आज जो स्थितियां निर्मित हुई हैं, उन स्थितियों से लड़ने के लिए हम सब एक हैं। चलिए, अच्छा चुनाव अकेली एक पार्टी नहीं लड़ती है, चुनाव तो सारी पार्टियां लड़ रही थी। गोविंद जी, आप भूपेश बघेल जी का धन्यवाद करेंगे इस बात के लिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई चेन पूरे देश में चल रही है। छत्तीसगढ़ से प्राणवायु जा रही है, इसके लिए तो धन्यवाद कर दो। और कम से कम कह दो केंद्र सरकार से, आपकी बीजेपी की सरकार है, कि छत्तीसगढ़ को कम से कम 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ के इंजेक्शन दे दें, कोवैक्सीन कोविशील्ड। देखिए, इतना तो कह दो, बड़े भाई आपके। देखिए, भूपेंद्र भाई और हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है। भूपेश बघेल जी हैं, भूपेंद्र भाई हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, और उनके भिलाई में बहुत बड़ा प्लांट है। आज वहां ऑक्सीजन उपलब्ध है तो उनको ऑक्सीजन मध्य प्रदेश को और देना चाहिए। वो तो नेहरू जी ने बनाया था। मध्य प्रदेश में इस महाबीमारी में पूरा सहयोग करें वो। गोविंद जी, उनकी जिनको सबसे ज्यादा गाली देती थी आपकी पार्टी बीजेपी, अब आपकी पार्टी है, उन्हीं नेहरू जी ने बनवाया था। वो नेहरू जी ने बनवाया था जिनको आप सबसे ज्यादा गाली देते हो। अब तो आप बीजेपी में, अब उन्हीं के पाले में। बनाया किसने था उस पर नहीं जा रहा हूं, बनाया किसने उस पर नहीं जा रहा हूं मैं। आज छत्तीसगढ़ में भिलाई प्लांट है, वहां पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो ऑक्सीजन जितनी संभव हो सके मध्य प्रदेश को वो दें, हम सब उनके आभारी रहेंगे। छत्तीसगढ़ को तो कोरोना वैक्सीन दिलवा दो। भूपेश जी आखिरी सवाल आपसे। भूपेश जी, आपसे आखिरी सवाल, ईपी लगा लीजिए। आखिरी सवाल, छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ वैक्सीन की जरूरत है, कितनी चाहिए आपको? भाई 1,35,00,000 हमारे 18 साल से 44 साल के बीच के लोग हैं, तो वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी दोनों डोज करके 2,70,00,000। और मिली है केवल 1.5 लाख। 1.5 लाख तो ऊंट के मुंह में जीरा। बिल्कुल सही बात है, ऊंट के मुंह में जीरा। और मैं आपसे कहूंगा कि अब तो आप बहुत खुश होंगे, जिन नेहरू जी को ये पानी पी पी कर कोसते हैं, उन्हीं नेहरू जी का बनाया प्लांट है ये, जो सप्लाई चेन बना रखा है। केवल भिलाई स्टील प्लांट नहीं, बल्कि हमारे यहाँ 29 प्लांट है जो ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। भिलाई स्टील प्लांट और दूसरा एक प्लांट और है जो लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। बचत 27 और प्लांट हैं जहां भी ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। और पिछले दिनों ही 7 अप्रैल के बाद से मैंने 12 प्लांट को मेडिकल यूज के लिए हमने सर्टिफिकेट दिया और वो उत्पादन कर रहे हैं। और प्रदेश के साथ साथ देश को भी ऑक्सीजन देने का काम छत्तीसगढ़ कर रही है, और जिसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को हम दे रहे हैं। भूपेश जी, हम मुहिम चलाएंगे आपके साथ मिलके कि छत्तीसगढ़ को उसका वाजिब हक मिलना चाहिए। कोवैक्सीन की बात हो, कोविशील्ड की बात हो, नई वैक्सीन रशिया से आ रही स्पुतनिक, उसकी बात हो, और कोई प्राइवेट कंपनी की एक आ जाए। लेकिन जो रेट्स हैं, जो सरकार रिक्वेस्ट कर रही है, केंद्र सरकार कहती है कंपनियों से कि हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। निवेदन क्यों, आदेश क्यों नहीं? भाई एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ये प्रावधान है, इसको तो भी उसमें ले आना चाहिए। जैसे अन्य दवाइयों को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में लाया गया है और उसकी रेट तय करे। उसमें कहा है जीएसटी लगा रही भारत सरकार, और एक रेट तय करे
जब वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे हैं तो वन नेशन वन रेट क्यों नहीं होना चाहिए? और ये देश की जनता के लिए है, तो इसमें भी आपदा में अवसर ढूंढ रही है सरकार। एक और बात करना चाहता हूं मैं भूपेश जी आपसे, आपदा में अवसर जो है रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग है, ऑक्सीजन का सिलेंडर की हालत खराब है, अस्पतालों के बिल जो है वो बिजली के मीटर की तरह भाग रहे हैं। करे क्या, जनता कहां जाए? ये जो अस्पतालों ने, प्राइवेट अस्पतालों ने आपदा में अवसर ढूंढा है, लाखों लाखों बिल पकड़ा रहे हैं। इसके अलावा जो इंजेक्शन है वो पानी के जो स्लाइन वाटर चढ़ा देते हैं और वो रेमडेसिविर गायब कर देते हैं। कई जगह से खबरें आई देश में, हालांकि ये बहुत कम लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ भूपेश बघेल सरकार का, भूपेश बघेल का मुख्यमंत्री के तौर पर क्या संदेश है? ऐसे लोगों को आपदा में अवसर जो ढूंढ रहे हैं, इन पर तो कुछ सख्ती दिखाइए हुजूर। देखिए, जो कालाबाजारी कर रहे थे उनको हमने पकड़ा भी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन हमने व्यवस्था में सुधार की कि हॉस्पिटल को सीधा हमने लिया, कितने मरीज आपके यहाँ हैं जिसको रेमडेसिविर की आवश्यकता है उसकी सूची ली है, जिसको चढ़ा है उसकी सूची ली है, और उसके हिसाब से रेमडेसिविर हम वितरित कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर के आज कोई शिकायत नहीं मिल रही है। रेमडेसिविर के कारण से लोगों को भटकना नहीं पड़ रहा है, ना ऑक्सीजन के कारण से भटकना पड़ रहा है। भारत सरकार निश्चित रूप से रेमडेसिविर के भी निर्यात किए हैं और वैक्सीन का भी निर्यात किए हैं, जिसके कारण से आज ये स्थिति बनी। प्राइवेट अस्पतालों का जो ओवर चार्जिंग है, भयंकर जो बिल बना रहे हैं, इनका क्या करेंगे? उसके लिए भी हमने तय कर दिया है। अप्रैल महीने की शुरुआत में भी जो नॉन ऑक्सीजन बेड है उसका रेट कितना होगा, ऑक्सीजन बेड है उसका कितना होगा, आईसीयू बेड है उसका कितना होगा, वेंटिलेटर के रेट कितने हैं, वो सारे रेट हमने तय कर दिए हैं। यदि उसके बाद कोई शिकायत आती है तो उसकी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सबसे ज्यादा जो काम आए वो सरकारी अस्पताल काम आए, जिन पर कोई जाना नहीं चाहता था, वो डॉक्टर्स काम आए जो सरकारी तंत्र में हैं, वो नर्सिंग स्टाफ काम आया, वो वार्ड बॉयज काम आए। ऐसे लोगों के लिए सरकार क्या सोच रही है? क्योंकि वो इस आपदा में सबसे बड़े नायक हैं, हमारे द रियल हीरोज हैं, जो असली लड़ाई लड़ रहे हैं। वो पुलिस वाले हों, आपके कर्मचारी हों सरकार के, आपके अफसरान हों, आपके आईपीएस हों, आपके आईएएस हों, आपकी मशीनरी हो, आपका लोग जो राजनेता हैं वो हों, हम उनको रियल हीरो मानते हैं भूपेश जी। ऐसे लोगों के लिए सरकार की तरफ से आगे आने वाले समय में कुछ कम से कम ये माना जाए कि रियल हीरो ये हैं, तस्वीर जो फिल्मों में आते वो नहीं है, असली हीरो ये हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि मानवता की सेवा में अपनी जान जोखिम में डालकर, चाहे वो हेल्थ वर्कर हो, चाहे फ्रंट लाइन वर्कर हो, चाहे वो हमारे पत्रकार ही क्यों न हो, सब लोगों ने बड़ी मेहनत की है और आगे भी अभी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम हो, इसको कीमत से नहीं आंका जा सकता है इनके योगदान को।